बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम बेटे, उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आज हम अपने क्वार्टर टेस्ट 2 की डिस्कशन स्टार्ट करेंगे अपने यूट्यूब चैनल पर आने वाले मज़े मज़े के कमेंट से। और मैं कोई ज़्यादा कमेंट्स नहीं शामिल कर रहा। हम फर्दर आगे लेक्चर्स में वक्तन फो वक्तन जो है वो शामिल करते रहेंगे कमेंट्स। मैं यहाँ पर आज वाले लेक्चर में जो सारे कमेंट शामिल करूंगा वो सिर्फ एक ही बच्चे के कमेंट्स हैं, और वो बच्चे का अकाउंट नेम है हमारा अपना सर के नाम से। और उसने एक ही डायलॉग पकड़ा हुआ है, वो एक ही डायलॉग बार बार रिपीट करता है। और वो हर दफा जब लिखता है, खैर उसका डायलॉग भी ऐसा ही है कि चस आ गई है और चस आ गई जी पंजाबी में अगर मैं बोलूं। और तो फिर वो पढ़ के फील भी ऐसे ही होता है, बीइंग अ टीचर लगता भी ऐसे कि वाकई चस आ गई जी। मतलब उसके आप कमेंट्स देखेंगे यूट्यूब चैनल के वीडियोस के ऊपर, चस आ गई जी, उसके बाद एक और कमेंट आएगा चस आ गई सर जी, उसके बाद फिर चस आ गई जी, उसके बाद फिर चस आ रही है सर जी, चस आ गई है सर जी, उसके बाद बाबा जी फिर चस आ गई जी, और उसके बाद बाबा जी दोबारा चस आ गई जी। लव फ्रॉम साहिवाल, डेफिनेटली ही इज फ्रॉम साहिवाल। और हमारा अपना सर के नाम से अकाउंट है। तो बेटे थैंक यू सो मच कि आप को लेक्चर्स पसंद आ रही हैं, डिस्कशन की सीरीज पसंद आ रही है और आप उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें सीख रहे हैं। आपके अप्रिसिएशन का बड़ा शुक्रिया। उसकी रीज़न ये है कि आप अप्रिशिएट करते रहते हैं, तो फिर मेरा भी दिल करता रहता है और मैं लेक्चर रिकॉर्ड करता रहता हूँ। ठीक है, तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों की तरफ से अगर ये सपोर्ट, ये प्यार, ये रिस्पेक्ट इसी तरह कंटिन्यू रही तो ये सिलसिला भी इसी तरह इंशाल्लाह ताला कंटिन्यू रहेगा। ये ना सिर्फ आपको बल्कि आप जैसे बहुत सारे लाखों हजारों स्टूडेंट्स को के लिए बेनिफिशियल होगा। तो बहुत शुक्रिया। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन 141 से अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास वर्ड है लाइकलीहुड, और लाइकलीहुड का हमें क्या बताना है, नियरली मीन्स। नियरली मीन्स का मतलब क्या है कि हमें बताना है लाइकलीहुड का सिनोनिम। लाइकलीहुड का वर्ड आपने अपनी टेक्स्ट बुक्स में भी पढ़ा होगा। लाइकलीहुड का मतलब हमारे पास क्या होता है, चांसेस, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे कौन सा चलेगा बेटे, पॉसिबिलिटी बीटा। उसके बाद हमारे पास है, उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 142 फ्यूजन। और अगेन नियरली मीन्स का मतलब हमें क्या बताना है, इसका सिनोनिम बताना है। और सिनोनिम में फ्यूजन आप समझते हैं कि फ्यूजन का मतलब हमारे पास क्या होता है, फ्यूजन का मतलब हमारे पास होता है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन का मतलब हमारे पास क्या होता है, किसी दो चीजों को या दो से ज्यादा चीजों को मिलाना। तो यहाँ पर हमारे लिए करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हाइब्रिड। उसके बाद हमारे पास है 143, द ऑपोजिट ऑफ प्रोपोनेंट। अब ऑपोजिट बताना है हमने, तो इसका मतलब क्या है कि हमने क्या बताना है, इसका एंटोनिम बताना है, उल्ट बताना है इसका। तो प्रोपोनेंट याद रखिएगा, प्रोपोनेंट का मतलब हमारे पास होता है, प्रोपोनेंट हम बोलते हैं सपोर्टर को, या प्रोपोनेंट हम बोलते हैं किसको, एडवोकेट को, साथी को, साथ देने वाले को। ठीक है, आपका दिफा करने वाले को। तो जब हम उसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो एक तरह का दोस्त होगा। तो आपका जिसके ऑपोजिट की बात करेंगे तो ऑपोजिट पे आपके पास कौन सा वर्ड यूज होगा, राइवल का वर्ड यूज होगा, जो कि आपका हरीफ होगा, फो होगा, एनिमी होगा, आपके मुखालिफ होगा, अपोजिशन में होगा। हम उसके लिए जो एंटोनिम यूज करेंगे वो हमारे पास कौन सा होगा बेटे, अल्फा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 144, द ऑपोजिट ऑफ अलाइव। अब इससे आसान एंटोनिम तो हो नहीं सकता। द ऑपोजिट ऑफ अलाइव, डेफिनेटली जिंदा का जो ऑपोजिट होगा वो क्या होगा, डिसीज्ड होगा। और डिजीज का मतलब हमारे पास क्या होगा, डेड होगा। तो यहाँ पर हमारे पास ऑपोजिट के लिए करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा आएगा, अल्फा आएगा। उसके बाद है 145, और 145 से हमारे ग्रामर के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। मैनी प्रोमिनेंट कॉलेज प्रेसिडेंट्स। अब जब मैनी का वर्ड आ जाता है ना, तो मैंने आपको क्या बताया कि मैनी के लिए आपने 3 स्ट्रक्चर याद रखने हैं। पहला स्ट्रक्चर आपने ये याद रखना है कि मैनी के साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास प्लूरल होना चाहिए। और आपने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट करना है। सॉरी। उसके बाद हमारे पास सेकंड एक्सप्रेशन क्या है, मैनी आ। जब मैनी आ जाए तो इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या होना चाहिए बेटे, सिंगुलर।
और हमने इसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। लेकिन अगर हमारे पास आ जाता है अ गुड मैनी, या हमारे पास अ गुड मैनी की जगह पर आ जाता है अ ग्रेट मैनी, इन दोनों सूरतों में हमने इसके साथ नाउन कौन सा, सब्जेक्ट कौन सा लिखना है बेटे, प्लूरल, और हमने देन उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, प्लूरल के तौर पर करना है। तो ये तीन एक्सप्रेशंस आपने याद रखने हैं। जैसे अगर मैं बोलूं, अगर मैं कहता हूं मैनी स्टूडेंट, तो मैनी स्टूडेंट किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। मुझे मैनी स्टूडेंट की जगह पर क्या लिखना होगा, इसके साथ एस का एडिशन करना होगा, मैनी स्टूडेंट्स बनाना होगा। मैनी आ स्टूडेंट्स नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, मैनी आ स्टूडेंट होगा। अ गुड या ग्रेट मैनी स्टूडेंट नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, स्टूडेंट्स होगा। और फिर इसी नाउन के अकॉर्डिंगली हमने उसके साथ क्या लिखना होगा, हमने उसके साथ उसका वर्ब यूज करना होगा, फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करनी होगी। अब देखें यहाँ पर मैनी लिखा हुआ है, तो मैनी के साथ आने वाला प्लूरल होना चाहिए। तो मैनी के साथ क्या आया हुआ है, प्रेसिडेंट्स आया हुआ है, और मैनी के साथ क्या आया हुआ है, साइंटिस्ट आया हुआ है। तो हमें मैनी के साथ कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद है अ गुड मैनी। अब अ गुड मैनी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट बेटे क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। जब इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा, तो हम अ गुड मैनी न्यूज़पेपर एडिटोरियल नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें क्या लिखना होगा, अ गुड मैनी न्यूज़पेपर एडिटोरियल्स। हमें यहाँ पर इसको सिंगुलर नहीं बनाना है, हमें यहाँ पर इसको क्या लिखना है, प्लूरल लिखना है। क्योंकि आ गुड मैनी या ग्रेट मैनी के साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है, प्लूरल, और उसको हमने ट्रीट भी किसके तौर पर करना होता है, प्लूरल। यहाँ पे चूंकि स्पॉटेड पास्ट में आ गया, सेकंड फॉर्म आ गई, तो यहाँ पर वो सिंगुलर प्लूरल वाला रोला रहता कोई नहीं है। तो इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा होगा, चार्ली। चार्ली में एडिटोरियल हमारे पास गलत है। हम एडिटोरियल को क्या बनाएंगे बेटे, एडिटोरियल्स बनाएंगे। और किस वजह से बनाएंगे, अ गुड मैनी की वजह से। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 146, देयर आर अ लार्ज सप्लाई। देखें ये देयर उन एक्सप्रेशंस में से शामिल है, और इसके साथ कौन सा वर्ड है हमारे पास, हेयर। हेयर और देयर, इस तरह के और बड़े सारे एक्सप्रेशन थे, जैसे मेजोरिटी का वर्ड है, परसेंटेज का वर्ड है, अलॉट ऑफ का वर्ड है, लॉट्स ऑफ का वर्ड है। इसी तरह हमारे पास रेस्ट ऑफ का वर्ड है, इसी तरह हमारे पास फ्रैक्शंस हैं। तो हमने काफी सारी चीजें पढ़ी थी। अगर हमने ये देखना है कि हेयर और देयर को हमने ना तो सिंगुलर लिखना है ना प्लूरल लिखना है, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करेगा कि हमने इनको सिंगुलर ट्रीट करना है या प्लूरल ट्रीट करना है। अब जैसे देखें यहाँ पर हम पहले अपने सब्जेक्ट को देख लेते हैं। हमारा सब्जेक्ट है अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स। अब जब ये हमारा पूरा, हम अपना सब्जेक्ट को देखते हैं और हम देखते हैं कि यार ये ऑफ लिखा हुआ है, ऑफ के साथ दो सब्जेक्ट को कंबाइन किया गया है। पहला क्या है, अ लार्ज सप्लाई, और दूसरा क्या है, पेन्स एंड नोटबुक। अब आप समझते हैं इस बात को कि सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के रूल में हमने पढ़ा कि ऑफ, बट, एक्सेप्ट, एज वेल एज, अलोंग विद, टुगेदर विद, ये वो वर्ड्स हैं जिन जब ये आते हैं दो चीजों को कंबाइन करने के लिए, तो हमारी सारी की सारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है, फर्स्ट वन के साथ। यानी कि अ लार्ज सप्लाई ऑफ पेन्स एंड नोटबुक्स में हमारा सब्जेक्ट पेन्स एंड नोटबुक्स नहीं है, बल्कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज सप्लाई। जब हमारा सब्जेक्ट लार्ज सप्लाई है, तो हम इसके लिए देयर आर अ लार्ज सप्लाई नहीं लिखेंगे, बल्कि हमें इस आर को रिप्लेस करना होगा बेटे किसके साथ, इज के साथ। ये हेयर हो या देयर हो, तो हमने इनके साथ आने वाले सब्जेक्ट को देखना है। जैसे फर्ज करें, अगर मैं सेंटेंस लिखता हूं देयर डैश, सॉरी असल में मौसम की तब्दीली की वजह से गला थोड़ा खराब है, थोड़ा नजला भी है, तो ये मैं दरमियान दरमियान में खांसी करूं तो माइंड ना कीजिएगा। मुझे बार बार पुरतकल्लुफ अंदाज में फिर सॉरी सॉरी कहना पड़ेगा, तो मैं बार बार नहीं कहूंगा, सिंपल सिंपल खांस दूंगा, तो इसको इग्नोर कीजिएगा। उसके बाद है देयर डैश मैनी रूम्स इन द बिल्डिंग। अच्छा आप देखें, जब हम बोलेंगे ना देयर डैश मैनी रूम्स इन द बिल्डिंग, तो हमने देयर को नहीं देखना, हमने इसके साथ आने वाले नाउन को देखना है। अब नाउन क्या आ रहा है साथ, मैनी रूम्स। अब मैनी रूम्स के अकॉर्डिंगली हम बेटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, देयर आर। अगर ये सेंटेंस कुछ यूं होता कि देयर डैश वन रूम इन द बिल्डिंग, अब जैसे ही वन रूम में लिख देता ना इन द बिल्डिंग, तो जैसे ही वन रूम आ जाएगा
तो इसका मतलब है हम सिंगुलर सब्जेक्ट लिख रहे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पे देयर आर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, देयर इज आएगा। देयर इटसेल्फ ना तो सिंगुलर है ना प्लूरल है, इसके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा कि हमने इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट लिखना है या प्लूरल सब्जेक्ट लिखना है। इस वजह से यहाँ पे देयर आर नहीं आएगा बल्कि हम इसको क्या बनाएंगे, देयर इज, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पेन्स एंड नोटबुक्स नहीं है बल्कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, अ लार्ज सप्लाई। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 140। हमारे पास क्वेश्चन है बेटे हमारे पास 140। ये हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है हमारा, चले अब हमारे पास क्वेश्चन है क्वेश्चन 147 है बेटे हमारे पास, ब्रिटेन हैज द डैश। अच्छा, मैंने आपको सुपरलेटिव डिग्री के रूल बताए थे, मैंने आपसे कहा था कि ना एंड के साथ सुपरलेटिव डिग्री की ना 3-4 बातें याद रखिएगा। उसमें नंबर 1 मैं आपको कैटेगोरिकली दोबारा बता देता हूं, अगर आप एक ही नाउन के लिए 2 सुपरलेटिव डिग्रीज लिख रहे हैं तो हमने क्या किया, हमें ये पता है कि सुपरलेटिव डिग्री हम जहां पर भी लिखते हैं तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमने डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होता है। अगर आप 2 सुपरलेटिव डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री 1 सुपरलेटिव डिग्री 2 को एंड के साथ कंबाइन करेंगे तो रूल के मुताबिक सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या आना चाहिए, आर्टिकल आना चाहिए। लेकिन आपने याद रखना है एंड अगर आ जाए 2 सुपरलेटिव डिग्री के दरमियान तो आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ आपने किसके साथ लिखना है, फर्स्ट 1 के साथ आर्टिकल लिखना है, आपने सेकंड 1 के साथ आर्टिकल नहीं लिखना। उसके बाद दूसरी बात आपने याद रखनी है कि जब भी, अब देखिए सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास कितनी तरह की बनती है, सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास 2 तरह से बनती है। 2 तरह से कैसे बनती है, एक सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास बनती है ईएसटी के साथ और एक सुपरलेटिव डिग्री बनती है जब हम अपने एडजेक्टिव से पहले मोस्ट लगाते हैं। जैसे हम स्मॉल की सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनाते हैं, स्मॉलेस्ट, लेकिन ब्यूटीफुल की सुपरलेटिव डिग्री हम कैसे बनाते हैं, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो हमारे पास होती है 2 तरह की डिग्री। अब देखें, अगर हमारे पास एक सुपरलेटिव डिग्री ईएसटी वाली होगी और एक सुपरलेटिव डिग्री मोस्ट वाली होगी तो आपने याद रखना है, आपने ईएसटी वाली डिग्री को, सुपरलेटिव डिग्री को पहले लिखना है और मोस्ट वाली सुपरलेटिव डिग्री को बाद में लिखना है। और उसके साथ ये भी बात याद रखनी है कि आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा, सेकंड वाले के साथ हमें आर्टिकल लिखने की जरूरत नहीं है। अब जैसे देखिएगा अल्फा ऑप्शन देखेंगे, ब्रिटेन हैज द लार्जेस्ट, यहाँ पे लार्जेस्ट के साथ भी आर्टिकल आया और यहाँ पे द मोस्ट फ्लरिशिंग के साथ भी आर्टिकल आ गया, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। हमें आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ लिखना है। चार्ली में भी देखिएगा द आ गया और फिर द आ गया, इसका मतलब हमें सेकंड वाले के साथ नहीं लिखना, हमें आर्टिकल सिर्फ किसके साथ लिखना है, पहले वाले के साथ। उसके बाद हमने कहा कि हम ईएसटी वाला एडजेक्टिव पहले लिखेंगे और मोस्ट वाला एडजेक्टिव बाद में लिखेंगे। तो डेल्टा में देखिएगा मोस्ट वाला एडजेक्टिव पहले लिखा हुआ है और ईएसटी वाला एडजेक्टिव बाद में लिखा हुआ है, जो कि किसी भी सूरत में एक्सेप्टेबल नहीं है। यहाँ पे द मोस्ट वाला बाद में आना चाहिए और ईएसटी वाला पहले आना चाहिए। इस वजह से बेटे हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। तो ये एंड के साथ जब आप 2 सुपरलेटिव डिग्री को इकट्ठा करते हैं तो याद रखिएगा आर्टिकल सिर्फ पहले वाले के साथ आएगा, नंबर 1, और नंबर 2 ईएसटी वाली डिग्री पहले आएगी और मोस्ट वाली डिग्री कहां पर आएगी, बाद में। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा चलेगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स हमारे पास क्या रहेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 148, अनफॉर्चुनेटली आई हैड लिटल, आ लिटल, द लिटल या मोर लिटल। आप देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि हम लिटल का वर्ड यूज करते हैं बेटे किसके लिए, अनकाउंटेबल नाउन के लिए। हम लिटल का वर्ड यूज करते हैं अनकाउंटेबल नाउन के लिए, और अनकाउंटेबल नाउन में लिटल के हमारे 3 फॉर्मेट होते हैं। एक हमारे पास होता है लिटल जिसमें हम किसी तरह का आर्टिकल यूज नहीं करते, फिर हमारे पास सेकंड वन होता है आ लिटल जिसमें हम इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं, और फिर तीसरा हमारे पास कौन सा होता है बेटे, द लिटल। द लिटल का मतलब क्या है, जिसमें हम डेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। लिटल का मतलब होता है नियर टू नथिंग, ना होने के बराबर होना, मतलब कुछ भी नहीं है, ना होना।
नेगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। मतलब अगर मैं बोलूंगा देयर इज लिटिल वाटर इन द जग, तो इसका मतलब है जग में पानी नहीं है, ना होने के बराबर है। और अगर आप पॉजिटिवली किसी क्वांटिटी की बात करना चाहें, जब मैं बोलूं देयर इज अ लिटिल वाटर, तो इसका मतलब जग में थोड़ा सा पानी है। और अगर मैं बोलूं कि स्पेसिफिक कर रहा हूं मैं कि जग में जो पानी है ना वो थोड़ा, जो जग में जो थोड़ा सा पानी है ना वो गंदा है, तो फिर मैं उसके लिए इसको स्पेसिफाई करूंगा द लिटिल वाटर इन द जग। तो उसको तब स्पेसिफाई करने के लिए फिर हमें क्या यूज करना होगा, डेफिनेट आर्टिकल यूज करना होगा। अब जैसे यहाँ पे सेंटेंस देखिएगा, अच्छा आप सबसे पहली बात तो चार्ली ऑप्शन आप देखिए मोर लिटल। अब इसके साथ एक और बात आपने ये भी याद रखनी है कि लिटल का जब हम कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे, वैसे तो हमें यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री चाहिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस में कोई कंपैरिजन चल नहीं रहा, लेकिन अगर कहीं पर हमें लिटल की कंपैरेटिव डिग्री चाहिए हो तो लिटल की कंपैरेटिव डिग्री या तो हमारे पास लेस होती है, यहाँ हमारे पास क्या होती है लेसर, और सुपरलेटिव डिग्री हमारे पास क्या होती है दोनों सूरतों में लीस्ट होती है। इस बात को हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करके आए हैं अपने ऑब्जेक्टिव वाले टेस्ट में। तो यहाँ पर हमें मोर लिटल तो किसी सूरत में नहीं चाहिए, मोर लिटल तो वर्ड ही नहीं होता है इनफैक्ट। तो चार्ली ऑप्शन तो हमारा वैसे गलत हो गया। उसके बाद कहता है जी अनफॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली का मतलब क्या है बदकिस्मती से, और सेंटेंस क्या कह रहा है आई हैड टू वर्क सो मच, कि मुझे बहुत सारा काम करना पड़ता है। अब जब बंदे को बहुत सारा काम करना पड़ता है ना और साथ अनफॉर्चुनेटली का वर्ड है, तो इसका मतलब है आई हैड लिटिल टाइम टू एंजॉय, कि मेरे पास एंजॉय करने के लिए टाइम नहीं होता है, मेरे पास ना होने के बराबर टाइम होता है बदकिस्मती से, क्योंकि मैंने क्या करना होता है बहुत सारा काम करना होता है। हम अगर मैं लिखूंगा ना आ लिटिल, तो आ लिटिल का मतलब है कि मैं कह रहा हूं कि मेरे पास टाइम होता है न्यू ईयर को एंजॉय करने के लिए, ठीक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे कह रहा है कि बदकिस्मती से मेरे पास न्यू ईयर को एंजॉय करने का टाइम नहीं होता, आई हैड टू वर्क सो मच, मुझे बहुत सारा काम करना होता है। तो ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, ऐसी सूरत में हम क्या करेंगे, हमें आ लिटल नहीं लिखना होगा, हमें द लिटल नहीं लिखना होगा, बल्कि हमें क्या लिखना होगा लिटल, जो मैंने अभी आपको बताया। लिटल का मतलब क्या होता है ना होने के बराबर होना, ना होने के बराबर, नेगेटिव सेंस में। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज डेल्टा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 149, वन हाफ ऑफ दी। जब भी आप हाफ ऑफ दी, वन हाफ ऑफ दी लिखेंगे, हाफ ऑफ लिखेंगे, तो आपने याद रखना है ये उन नाउन्स में उन वर्ड्स के साथ है जो साथ आने वाले नाउन पे, जैसे अभी हम क्या बोल रहे थे इसी टेस्ट में, अभी हमने बोला अगर मैं इन सारे वर्ड्स को आपके लिए एक जगह पर इकट्ठा कर दूं, हेयर का वर्ड है हमारे पास, देयर का वर्ड है हमारे पास, रेस्ट ऑफ का वर्ड है हमारे पास, मोस्ट ऑफ का वर्ड है हमारे पास मेजोरिटी का वर्ड है हमारे पास, कौन सा वर्ड है बेटे, परसेंटेज है हमारे पास। जब हम परसेंटेज बोलते हैं 50%, 60%, 70%, जब हम फ्रैक्शन बोलते हैं 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, हमने फ्रैक्शन का रूल भी बड़ी डिटेल के साथ पढ़ा। जैसे अभी हम बोल रहे हैं हाफ ऑफ, तो जब भी ये एक्सप्रेशन यूज किए जाएंगे ना, तो आपने याद रखना ये एक्सप्रेशन देमसेल्व्स ना तो सिंगुलर होते हैं ना प्लूरल होते हैं, इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो फिर हम इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर, और अगर इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हम इन्हें क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल ट्रीट करेंगे। जैसे देखें वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स, जब आपने वर्ल्ड्स बोल दिया, वर्ड प्लूरल में बोल दिया, तो आप उसके साथ डज नॉट नहीं लिखेंगे, क्योंकि डज किसके लिए आता है, सिंगुलर के लिए आता है। तो बीटा ऑप्शन देखिएगा, वन हाफ ऑफ द वर्ड, जब आपने वर्ल्ड बोल दिया तो वर्ल्ड का मतलब क्या है कि वो सिंगुलर हो गया, जैसे आपने बीटा में बोला, जैसे आपने डेल्टा में बोला। तो जब आपने वर्ल्ड को सिंगुलर किया तो आप उसके साथ डू नहीं लिखेंगे, बल्कि आपको क्या लिखना पड़ता, डज नॉट लिखना पड़ता। तो हमारा बीटा और डेल्टा ऑप्शन भी गलत होगा। हमारा करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, वन हाफ ऑफ द वर्ल्ड डज नॉट नो हाउ द अदर हाफ लिव्स। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। तो उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 150, 50 ईयर्स, जब क्लियरली 50 ईयर्स लिखा हुआ है तो हम ऐसा तो लिख ही नहीं सकते कि 50 ईयर्स हैज पास्ड, हमें क्या लिखना होगा, 50 ईयर्स हैव पास्ड सिंस। और जब भी याद रखिएगा सिंस और फॉर आ जाता है तो इसका मतलब क्या है कि आपका एक्शन पास्ट में किसी पॉइंट पर स्टार्ट हुआ था और अभी प्रेजेंट तक जारी है।
जिसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस बोलते हैं। तो सिंस और फॉर की सूरत में आने वाला आपके पास ड्यूरेशन हो या आपके पास स्टार्टिंग टाइम हो, जो कि सिंस की सूरत में स्टार्टिंग टाइम होता है, तो आपने याद रखना है वो पास्ट में रहेगा, प्रेजेंट में तो किसी सूरत नहीं हो सकता। तो हम ऐसा नहीं बोलेंगे कि 50 years हैव पास्ड मैन फर्स्ट वेंचर, वेंचर नहीं आएगा बल्कि क्या आएगा, वेंचर्ड आएगा। करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या चलेगा, बीटा। और वैसे भी वेंचर का वर्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल्स के खिलाफ है कि जब आपने मैन लिख दिया तो फिर आपको वेंचर नहीं लिखना चाहिए, फिर आपको क्या लिखना चाहिए, वेंचर्स लिखना चाहिए, क्योंकि सिंगुलर के साथ हमें ऐसी है इसका एडिशन करना होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे यहाँ पर कौन सा रहेगा, बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 151, आई एम श्योर we owe part of our victory to a number of supporter या the number of supporter। देखिए बाकी सारी बातें तो बात की हैं, पहली बात तो ये है कि जब आप लिखेंगे a number of या जब आप लिखेंगे the number of, दोनों सूरतों में the number of या a number of, दोनों सूरतों में एक बात तो तय है कि इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट हमारे पास क्या होगा, प्लूरल होगा। इनके साथ आने वाला सब्जेक्ट किसी सूरत भी सिंगुलर नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम पढ़ेंगे आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, तो हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसके साथ लिखा जाने वाला नाउन क्या है। जैसे आ नंबर ऑफ में यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, स्पोर्टर, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। इसी तरह आ नंबर ऑफ के साथ अगेन चार्ली में क्या लिखा हुआ है, स्पोर्टर, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स है और द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स है। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि आ नंबर ऑफ की सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, प्लूरल, और द नंबर ऑफ की सूरत में हम इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। ये बात तो हमें समझ में आती है, लेकिन अगर इनके बाद रिलेटिव प्रोनाउन लिखा गया है तो आपने याद रखना है दोनों सूरतों में आपने रिलेटिव प्रोनाउन के बाद इनको क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। फिर आपने किसी को भी सिंगुलर ट्रीट नहीं करना। जैसे देखें हमारे पास यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स हु और द नंबर ऑफ स्पोर्टर्स हु। अब जैसे ही हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो हमने ये नहीं देखना कि द नंबर ऑफ सिंगुलर होता है तो हम इसे सिंगुलर ट्रीट करें। रिलेटिव प्रोनाउन की वजह से हमने इसे क्या ट्रीट करना है, प्लूरल ट्रीट करना है। तो हम वाज नहीं लिखेंगे बल्कि हम क्या लिखेंगे, वर। और हमारा करेक्ट ऑप्शन बेटे कौन सा रहेगा, डेल्टा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 152, और 152 में मैंने आपको रूल बताया था कंबाइन पोजेशन का। मैंने आपसे कहा था ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं, 5, 7, 10, 15, 50 भी हो सकते हैं, लेकिन रूल सेम है। रूल क्या है कि अगर आप जो एपोस्ट्रोफी एस है वो 2 तरह से लिख सकते हैं। आप एपोस्ट्रोफी एस लिखेंगे लास्ट में एंड वाले के साथ, तो इसके साथ आने वाला नाउन, इसके साथ आने वाला नाउन जिस पर पोजेशन शो की जा रही है वो सिंगुलर होगा, और इसको आपने ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। और अगर आप एपोस्ट्रोफी एस सबके साथ लगाएंगे तो फिर इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल होगा, नाउन प्लूरल होगा, और आपने उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है बेटे, प्लूरल के तौर पर। और मैंने आपको क्या बताया कि ये 2 हो सकते हैं, 2 से ज्यादा हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 है, नंबर 1 क्या है, जूडी, नंबर 2 क्या है, मैरी, और नंबर 3 क्या है, हेक्टर्स। अब जैसे अल्फा देखिएगा, अल्फा में एपोस्ट्रोफी एस आखिरी वाले के साथ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाला नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर, और उसको ट्रीट भी क्या किया जाना चाहिए, सिंगुलर। लेकिन इसके साथ आने वाला नाउन क्या लिखा हुआ है, प्लूरल, जो किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। हाँ हैज लिखा हुआ है, हैज लिखा हुआ है, हैज ठीक हो सकता था, लेकिन वो चूंकि हमारा आल की वजह से, आल से पहले एक्विजिट की वजह से सेंटेंस ही गलत है, तो ये हमारा कंसर्न नहीं है। उसके बाद है यहाँ पर बीटा में देखिएगा एपोस्ट्रोफी एस तीनों के साथ लिखा हुआ है, इसका मतलब साथ आने वाला नाउन प्लूरल होना चाहिए, प्लूरल लिखा हुआ है, और उसके लिए हमें वर्ब भी कौन सा यूज करना है, प्लूरल यूज करना है, तो हैव लिखा हुआ है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा आएगा, बीटा आएगा। हमने कभी भी 2 स्ट्रक्चर के अलावा कोई तीसरा स्ट्रक्चर नहीं जेन में रखना। हमने अगर एपोस्ट्रोफी एस सबके साथ लिखी है तो हमें उसको उसके साथ आने वाला सब्जेक्ट प्लूरल बनाना है और उसको प्लूरल ट्रीट करना है। अगर हमने एपोस्ट्रोफी एस सिर्फ लास्ट वाले के साथ लिखी है तो हमने उसके साथ आने वाले नाउन को सिंगुलर बनाना है, और बेटे उसको ट्रीट भी किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पे। तो यहाँ पर हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 153, $5,000। और मैंने आपको क्या कहा था
कि जब आप कंपाउंड एडजेक्टिव बनाते हैं तो आप किसी भी एक वर्ड को प्लूरल नहीं बनाते। जैसे $5,000 होगा लेकिन $5,000 नहीं हो सकता। आपने इसके साथ किसी सूरत भी एस के एडिशन नहीं करना है। उसके बाद $5,000 हैज नहीं होगा बल्कि क्या होगा, हैव होगा। इसका मतलब हमारा अल्फा और बीटा ऑप्शन क्या होता है, गलत। हैव बीन अप्रोप्रिएटेड फॉर द न्यू स्कूल बिल्डिंग्स। अब देखें डेल्टा में एक और एरर क्या है हमारे पास कि $5,000 लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए, $5,000 होना चाहिए, जिसकी वजह से हमारा डेल्टा ऑप्शन भी गलत है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, चार्ली। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 154, 2/3। अब बात आ गई फ्रैक्शन की। पहले भी हम बड़ी डिटेल के साथ इस पर बात कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देता हूं क्योंकि बहुत सारे बच्चे हर टेस्ट के साथ नए ऐड होते हैं हमारे पास। तो फ्रैक्शन में हमारे पास क्या होता है, हम फ्रैक्शन दो तरह से लिखते हैं, या तो 1 के साथ या अदर देन 1 के साथ। जब आप 1 के साथ फ्रैक्शन लिखेंगे ना, तो 1 के साथ लिखी गई फ्रैक्शन में आपने एस का एडिशन नहीं करना, और जब अदर देन फ्रैक्शन लिखेंगे 1 लिखेंगे तो उसके साथ आपने एस का एडिशन करना है। जैसे आप 1/3 नहीं बोलेंगे बल्कि क्या बोलेंगे, 1/3। लेकिन आप जैसे ही बोलेंगे 2/3 तो 2/3 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 2/3 होगा। इसी तरह 3/4 नहीं होगा बल्कि क्या होगा, 3/4 होगा। आपने इसके साथ एस का एडिशन करना है। लेकिन अगर मैं 1/4 लिखता हूं तो मुझे 1 की वजह से इसके साथ एस का एडिशन करने की जरूरत नहीं है, तो 2/3 नहीं आ सकता, जिसकी वजह से हमारा अल्फा और चार्ली ऑप्शन क्या है, गलत। और उसके बाद 2/3 ऑफ द रीजन, जब इसके साथ आने वाला नाउन, इसके साथ आने वाला सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो इसका मतलब इसके साथ आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी क्या होना चाहिए, वर्ब भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। तो हम रीजन हैव बीन नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे, हैज बीन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा होगा, बीटा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 155, आफ्टर द फायर देयर वाजंट मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर। आप देखिए पहली बात तो ये है कि फर्नीचर उन नाउन में से एक है जिनका हम डायरेक्ट प्लूरल नहीं बनाते। जैसे हम मशीनरी का, स्टेशनरी का, एडवाइस का, अब्यूज का, वर्क का डायरेक्टली प्लूरल नहीं बनाते। तो इसका मतलब फर्नीचर्स की वजह से तो हमारा चार्ली और बीटा ऑप्शन क्या है, दोनों गलत है। अब उससे अगली बात यह है कि जब हम लिख रहे हैं मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, अब इसमें किसी तरह की गलती नहीं है, लेकिन जब हमने लिखा ना मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इसका मतलब ये है प्लूरल। तो इसके साथ आने वाला, देयर के साथ आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। तो ये देयर वाजंट मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर नहीं होगा बल्कि क्या होगा, देयर वर नॉट मैनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर। तो हमारा अल्फा ऑप्शन वाज नॉट की वजह से गलत है, यहाँ पे वर नॉट आना चाहिए क्योंकि साथ लिखा जाने वाला नाउन क्या है, प्लूरल है। हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, डेल्टा। फर्नीचर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, इसके साथ हमने मच लिखा जिसमें कोई गलती नहीं है, और मच फर्नीचर चूंकि अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर है, तो हम सिंगुलर के लिए देर के साथ क्या लिखेंगे, वाज नॉट। तो यहाँ पर भी कोई एरर नहीं है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बेटे कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास चलेगा डेल्टा। उसके बाद है क्वेश्चन 156, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ। अब मेजॉरिटी ऑफ आ गया तो मैंने आपसे क्या कहा, मेजॉरिटी ऑफ उन वर्ड में से एक है जो सिंगुलर ट्रीट होंगे या प्लूरल ट्रीट होंगे, इनके साथ आने वाला नाउन डिसाइड करेगा। अब जब आपने लिख दिया ना मेजॉरिटी ऑफ द, तो मेजॉरिटी ऑफ द के साथ जब आप नाउन लिखेंगे तो नाउन क्या होगा, प्लूरल होगा। जैसे अब आप मेजॉरिटी, एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट तो नहीं लिखेंगे ना, आप क्या लिखेंगे, कैंडिडेट्स। और जब आपने कैंडिडेट्स लिख दिया, जब आपने इसको प्लूरल बना दिया, तो फिर आप हैज नहीं लिखेंगे बल्कि आप क्या लिखेंगे, हैव। तो हमारा सेंटेंस चलेगा एन ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स, और कैंडिडेट्स की वजह से हमें क्या लिखना होगा, हैव। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है क्वेश्चन 157, नाइदर ऑफ द अबव। मैंने आपको 3 वर्ड्स के बारे में कहा था कि इस रूल को जहन में बिठा लें। ये रूल है आपके पास आइदर के लिए, ये रूल है आपके पास नाइदर के लिए, और ये रूल है आपके पास किसके लिए, ईच के लिए।
इन दोनों वर्ड्स के साथ आप एक्सप्रेशन दो तरह से लिखते हैं, या तो इनके फौरन बाद आप सब्जेक्ट लिख देते हैं, या आप इनके बाद ऑफ लिख के सब्जेक्ट लिखते हैं। जब आप इनके फौरन बाद सब्जेक्ट लिखेंगे तो आपने याद रखना है आपने उसको सिंगुलर लिखना है, और जब आप ऑफ के साथ लिखेंगे तो देन आपने सब्जेक्ट क्या लिखना है, प्लूरल। लेकिन दोनों सूरतों में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, याद रखिएगा, सिंगुलर के तौर पे। जैसे देखिए, अगर मैं जल्दी जल्दी से एक एग्जांपल लिख दूं, मैं कहता हूं आइदर स्टूडेंट्स। अब मैं जैसे ही आइदर स्टूडेंट्स लिखूंगा ना तो ये बात गलत हो जाएगी, मुझे क्या लिखना होगा, आइदर स्टूडेंट। लेकिन अगर मैं ऑफ लिख देता हूं दरमियान में, मैं बोलता हूं आइदर ऑफ द स्टूडेंट, तो जब मैंने आइदर ऑफ लिख दिया ना तो फिर मुझे स्टूडेंट नहीं लिखना, फिर मुझे क्या लिखना है, स्टूडेंट्स। लेकिन आइदर स्टूडेंट इज होगा और आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स भी इज होगा। दोनों सूरतों में, दोनों एक्सप्रेशन में आपने इसको ट्रीट किसके तौर पर करना है, सिंगुलर के तौर पर ट्रीट करना है, प्लूरल के तौर पर ट्रीट नहीं करना। तो अभी देखिएगा, नाइदर ऑफ द अबव सब्सटेंस नहीं होगा बल्कि क्या होगा, सब्सटेंसेस होगा, और गिव नहीं होगा बल्कि क्या होगा, गिव्स होगा, क्योंकि हमने इसको सिंगुलर ट्रीट करना है। तो करेक्ट ऑप्शन बेटे हमारे पास यहाँ पर कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज बीटा। उसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन 158, द फेमस जगलर एंड कंजरर। अब जगलर और कंजरर तकरीबन एक जैसे वर्ड्स होते हैं। करतब दिखाने वाले को, जादू दिखाने वाले को, ट्रिक्स दिखाने वाले को हम क्या बोलते हैं, हम कंजरर भी बोलते हैं और हम जगलर भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब देखिए रूल क्या है कि जब हम दो नाउन्स को इकट्ठा कर रहे होते हैं, कंबाइन कर रहे होते हैं, किसके साथ, एंड के साथ। और एंड के साथ मैंने आपको क्या बताया कि एंड के साथ प्रेफरेंस नहीं होती, यहाँ तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। अगर आपने आर्टिकल या आपने पोजेसिव एडजेक्टिव आपने पहले लिख दिया, पहले वाले नाउन के साथ सिर्फ लिखा, तो आप इसे क्या ट्रीट करेंगे, सिंगुलर। इसका मतलब होगा वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। और अगर आपने दो नाउन को कंबाइन किया एंड के साथ और आपने आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव को क्या किया, पोजेसिव एडजेक्टिव को दोनों के साथ लिखा, पहले वाले के साथ भी, और आर्टिकल और पोजेसिव एडजेक्टिव आएगा दूसरे के साथ भी, तो ऐसी सूरत में जब नाउन टू के साथ भी आएगा तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट टू पर्सन। तो फिर हम क्या बात, टू पर्सन, तो फिर हम क्या बात करेंगे, इसको प्लूरल। जैसे मैं बोलता हूं माई कजन एंड लॉयर, जब मैं बोलता हूं ना माई कजन एंड लॉयर, तो इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन जो मेरा कजन भी है और मेरा लॉयर भी है। और जब मैं बोलता हूं ना द माई कजन एंड माई लॉयर, इसका मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट टू पर्सन, नंबर वन इज माई कजन एंड नंबर टू इज माई लॉयर। तो यहाँ पर आपने ये देखना होता है कि यहाँ पर जिस रिलेशन की, डेजिग्नेशन की, टाइटल की बात की जा रही है, आया हम एक बंदे की बात कर रहे हैं या दो की। जैसे देखें यहाँ पर द आया है पहले वाले के साथ, दूसरे वाले के साथ नहीं आया, तो इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन। वो जगलर और कंजरर दोनों जो डेजिग्नेशन है, दोनों टर्म्स हैं, जो एक ही नाउन के लिए यूज हुई है। इसका मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगल पर्सन, और जब हम सिंगल पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पर हमारे पास कौन सा आएगा, करेक्ट ऑप्शन वाज आएगा। हमें हैज हैव नहीं चाहिए, ना तो यहाँ पर हम पोजेशन बता रहे हैं, ना ही हम यहाँ पर परफेक्ट टेंस लिख रहे हैं, तो इसका मतलब हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कौन सा चलेगा, करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन 159, मेंस हैप्पीनेस और मिजरी। जब और आ जाता है तो आप सब समझते हैं कि हमारी प्रेफरेंस किसके साथ होती है, हमारी प्रेफरेंस सेकंड सब्जेक्ट के साथ होती है, और सेकंड सब्जेक्ट हमारे पास क्या है, मिजरी। मिजरी हमारे पास अनकाउंटेबल, मिजरी हमारे पास क्या है, सिंगुलर नाउन है। सिंगुलर नाउन है तो डेफिनेटली हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी क्या रहने वाला है, सिंगुलर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन कैसे चलेगा, मेंस हैप्पीनेस और मिजरी इज इन अ ग्रेट मेजर इन हिज ओन हैंड, उसके अपने हाथों में उसकी खुशी और गमी। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास कौन सा चलेगा, इज। आर और हैज हैव को हम यहाँ पर करेक्ट सेंटेंस करने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके बाद हमारे पास आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, 6 ऑफ हर 7। अब देखें जब हम बात कर रहे हैं कि उसके 7 में से 6, जब आप ऑफ लगाते हैं तो इसका मतलब, ऑफ का मतलब क्या होता है कि हमारी प्रेफरेंस किसके साथ जाती है, फर्स्ट वन के साथ। अब फर्स्ट वन क्या है, 6 का मतलब क्या है कि यहाँ पर आने वाला नाउन, यहाँ पर आने वाला सब्जेक्ट क्या होगा, प्लूरल।
तो प्लूरल के लिए हमें SIS नहीं चाहिए होता, हमें क्या चाहिए होता है SES, क्योंकि आप पढ़कर आए हैं कि कोई भी वर्ड जो SIS पे खत्म होता है वो हमारे पास क्या होता है सिंगुलर, और जब हमने उसका प्लूरल बनाना होता है तो हम SIS को किसके साथ रिप्लेस कर देते हैं SES के साथ, तो वो हमारे पास क्या बनेगा प्लूरल। जैसे हम कहते हैं कि बेसिस का प्लूरल हमारे पास SIS को किस में चेंज करेंगे SES में, इसी तरह हमारे पास एनालिसिस का वर्ड है SIS पे खत्म होता है, तो प्लूरल बनाने के लिए हम बेटे क्या करेंगे SES लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास हाइपोथेसिस के जो स्पेलिंग यूज होंगे वो SIS नहीं होंगे, वो क्या होंगे SES, और हमने उसको प्लूरल ट्रीट करना है, सिंगुलर ट्रीट नहीं करना, इसकी वजह से वाज भी गलत होगा। करेक्ट ऑप्शन बेटे यहाँ पर हमारे पास जो आएगा, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगा चार्ली। और इसी के साथ ही हमारी आज की डिस्कशन होती है खत्म। जो बात समझ में नहीं आए, जो बात पल्ले नहीं पड़े, वो पूछ लेनी है, सिर्फ कमेंट्स में चस आ गई है, चस आ गई है, चस आ गई है नहीं करते रहना है। अच्छे अच्छे रिजल्ट भी देने हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस भी लेनी है, अच्छे अच्छे तरीके से अपनी सीट्स भी रिजर्व करनी है। असल चस तब आएगी जब आप पेपर के बाद मुझे बताएंगे कि सर आपके लेक्चर्स की वजह से हमारा टेस्ट बहुत अच्छा हुआ और आपकी वजह से मेरी सीट सिक्योर होगी। जैसे आप बहुत सारे बच्चे मैसेज करते ना कि सर लास्ट ईयर इंग्लिश की वजह से मेरी सीट रह गई, तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला ने इस साल आपका वो एक्सक्यूज खत्म कर दिया। अच्छे अच्छे तरीके से नोट किया करें, याद रखा करें, प्रैक्टिस करा करें, जो बात समझ में नहीं आए वो पूछ लिया करें। विश यू ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टाटा।